रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए गणित की सबसे अहम और महत्वपूर्ण सीरीज में अभिनंदन में। तो जी हाँ, टुडे की सीरीज हमारी 6 है। इससे पहले हम 5 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों का एनालिसिस करने के पश्चात जिन जिन मैथ के टॉपिक से प्रश्न बने हैं और आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो कहाँ कहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को विश्लेषित करने के पश्चात टुडे की सीरीज को तैयार किया गया, जिसमें सबसे अहम और सेलेक्टेड प्रश्नों का संकलन किया गया। वाली शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हैं तो टुडे की सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी मित्रों। जी हाँ, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी ग्रुप डी और अन्य एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से बनी रहेगी मित्रों। तो प्रश्न को रीड करेंगे। प्रश्न है हमारा कि किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 है। सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन और रफ लेकर के आप बैठिए, वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और अपने प्रश्न को लगाने की कोशिश कीजिए कितने समय में आप सही तरीके से आंसर लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, मान लेंगे हम वो संख्या क्या है, x है, तो x का 1/3 बराबर 75 दिया है उस प्रश्न में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75 × 3 यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 25 हमें प्राप्त होगा। तब अभिशिष्ट यानी कि उसका 45वां कौन सा होगा, तो 45/2 से 25, 45 और 2 से 25 को काट देंगे तो यहाँ से जो आपका आंसर मिलेगा आपको 1/5 हिस्सा होगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 1/5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दिया हुआ है, राइट, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ा है, या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इस तरह के भी प्रश्न आपके शिफ्टों में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को एक बार बेहतर तरीके से और ऑप्शन को भी आप देखें, और जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी कम समय में आप सही आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक मैथ के क्वेश्चनों को आप लगाएं स्वयं से। तो ये संख्या नोट कर ली। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 से 71 की वैल्यू 171 है। अब देखिए अगली वैल्यू दी है 1.72 × 10⁻², तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इसकी वैल्यू 172 आएगी। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू दी है √3 × 10⁻², और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, और 10⁻² मतलब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173.2 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि संख्या बड़ी जो है आपकी √3 × 10⁻²⁵ है। ठीक है, तो इस तरह जितने जल्दी हो सकेगा, जितने बेहतर तरीके से आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, आप उतने ही कम समय में आंसर लगा पाएंगे। यानी कि आंसर यहाँ से सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बड़ी संख्या है वो आपकी ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, और आपके इस तरह इक्वेशन आगे कंटिन्यू होती रही है। तो एक बार समझ लें इसको बेहतर तरीके से। हाँ, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न बना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्रश्न में पूछा गया है, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वैल्यू कितनी होगी। तो करना क्या होगा, सबसे पहले 1 जो प्लस वाले आप उनको अलग कर लीजिए, सबसे बेहतर तरीका, और जो माइनस वाले उनको अलग कर लीजिए, दोनों को ऐड करके घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं। जिस तरह करिए तो प्लस वालों को हमने पहले अलग कर लिया और माइनस वालों को अलग कर लिया। इसकी वैल्यू ओपन कर दी, स्क्वायर जितने भी हैं इनको भी ओपन कर दिया, जितने भी स्क्वायर हैं। यहाँ से 165 प्राप्त हुआ, यहाँ से 2 से 20 प्राप्त हुआ, तो माइनस के हमें 55 आपको प्राप्त हुए। ठीक है, तो माइनस के 55 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपको, तो यहाँ से देख लीजिए कि ऑप्शन सी में है, तो यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, बेहतर तरीके से प्रश्न को समझते हुए आप उतनी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो अधिक कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए करना क्या होगा, मैथ के प्रश्नों को आप स्वयं से लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मासा 14 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है उसको नोट कर लीजिए। अनुपात जो है 8:9 है तथा तो मासा 14 है। तब देखिए तब संख्या क्या हो जाएगी, 8 × 14 हो जाएगी ये, और ये 9 × 14 हो जाएगी। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा × मासा के। ठीक है, तो हमें लासा ज्ञात करना है, फॉर्मूला आपको याद है। तो 8 × 14 × 9 × 14/14, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 नाम 72 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1008 प्राप्त होगा, यानी कि जो लासा प्राप्त हुआ है वो 1008 है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ से जो 1008 है वो आपको ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को समझते हुए फास्ट तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपये में अधिक बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। प्रश्न समझ आया, वस्तु जो बेची गई है वो 29% की हानि पर बेची गई है, और उसे यदि 84 रुपये में अधिक बेचा जाता तो लाभ उसे 11% होता। तो आप इसको x और y मान के करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं इसके लिए आपको ट्रिक देता हूं। तो देखिए ट्रिक से इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्रिक ये है हमारी
कि वस्तु का क्रय मूल्य जो कि पूछा गया है, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर इंटू 100 बटे दोनों प्रतिशतों का योग, जो भी प्रतिशत दिए हों आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो 84 गुणा 100 बटे 29 प्लस के 11, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो प्राप्त होगा आपको 2 से 10 रुपये। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 2 से 10 रुपये किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 से 10 रुपये जो दिए हैं वो आपके ऑप्शन ए में है, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कोई एक संख्या है, मान लीजिए x मान लीजिए एक को, दूसरी को y मान लीजिए, ठीक है, या a मान लीजिए या b मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, या सीधे ही आप ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमने संख्या एक x है तो दूसरी y हो जाएगी। जिस तरह प्रश्न में कहा है कि x का 60% और दूसरी संख्या के 2/3 के इक्वल है, तो x इंटू 60% बराबर y इंटू 2/3 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कैंसिल आउट करके ये 3/5 बचा और ये y इंटू 2/3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 9 बराबर y इंटू 10 हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालेंगे, यानी x बट्टे y, तो क्या हो जाएगा 10/9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x अनुपात y हमें जो प्राप्त होगा वो 10:9 होगा, ठीक है। अब 10 देख लीजिए कि 10:9 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 10:9 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम गमन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो है 2:1 था, 5 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। प्रश्न को एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपको गलत आंसर की ओर ले जाती है। तो वर्तमान जो आयु है, आयु का जो योग है वो 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा उनकी आयु का अनुपात, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि मान लीजिए जो आयु है x है पिता की और पुत्र की आयु क्या जाएगी 100 - x हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व में जाएंगे तो आयु घटती है और बाद में जाते हैं तो बढ़ती है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ से x - 5 हुई इसकी, और इसकी हो जाएगी 100 - x - 5 हो जाएगी। तब प्रश्न में जैसा कहा गया है कि इनके आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष पूर्व था, तो x - 5 बट्टे 100 - x - 5 बराबर 2:1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो यहाँ से 65 प्राप्त हो जाएगी। अब पुत्र की आयु 100 - 65 कर देंगे, यानी कि 35 वर्ष आ गई, ठीक है, x और 100 - x, ठीक है। तब 10 वर्ष बाद पूछा गया है ना उसमें कि 10 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो 65 प्लस के 10 बट्टे 35 प्लस के 10, ठीक है। तो आपका बचेगा 75 बट्टे 45। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अनुपात जो मिलेगा वो 5:3 होगा, ठीक है। कितना 5:3। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 5:3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर होगा। आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्टों में, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें। कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएंगे, जितने ज़्यादा संख्या में आप प्रश्नों को लगाएंगे उतनी बेहतर ही आपका स्कोर बना रहेगा। नेक्स्ट आपका 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के द्वारा उतने ही समय में ये कार्य पूरा कर लिया जाता है। तो 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या क्या है। टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन आपको गलत आंसर की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो 5 व्यक्ति और 8 लड़के 5 दिन में पूरा कर रहे हैं और उतने ही समय में, यानी कि 5 ही दिन में 6 व्यक्ति और 3 लड़के उसी काम को कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। प्रश्न को समझ लिया। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। 5 व्यक्ति प्लस 8 लड़के बराबर होंगे 6 व्यक्ति प्लस 3 लड़कों के, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी, यानी 1 व्यक्ति बराबर आएगा आपके 5 लड़कों के, ठीक है। 1 व्यक्ति आया बराबर 5 लड़कों के, तो 5 व्यक्ति प्लस 8 लड़के यानी कि 25 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 33 लड़के की इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार 2 व्यक्ति प्लस 5 लड़के बराबर 10 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 15 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। 33 लड़के एक कार्य को पूरा करने में 5 दिन लेते हैं, तो 15 लड़के एक कार्य को पूरा करने में कितने लेंगे, तो हम रख देंगे 5 × 33 बट्टे 15। सॉल्व करेंगे इसको तो यानी आपको 11 दिन प्राप्त होगा। और 11 दिन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अब आप देख लेंगे यहाँ से। तो 11 दिन जो दिया हुआ ऑप्शन सी में, तो यहाँ से आंसर सी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, ठीक है।
जब इस तरह के प्रश्न दिए हों, ठीक है, तो आप एक्स घंटे में भर सकता है या टी घंटे में भर सकता है, इस तरह आप इसको मान कर करेंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लेंथी समय लग जाएगा, ठीक है, प्रश्न भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर टैंक भरने या टैंक को भरेंगे तो आपको ध्यान रखना है एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ठीक है, याद रखेंगे जहाँ पर एक्स और बाई क्या है, ए बी द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, यानी कि घंटे में दिया हो या फिर जैसा भी जो दिया हो आपके प्रश्न में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 10 × 15 बटे 10 प्लस के 15, तो 150 बटे आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो प्राप्त होगा वो 6 घंटे, 6 घंटे में ये जो है नल जो है टंकी को भरेंगे। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 6 घंटे किस ऑप्शन में दिए हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, 6 घंटे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, एक कार स्टेशन ए से बी को V1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा वापस बी से ए को V2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, कार की औसत गति क्या होगी। जब देखिए डिस्टेंस जो है बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर है तो औसत गति के लिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी कैसे ज्ञात करनी होती है। चलिए तो यहाँ से याद रखेंगे, जब डिस्टेंस या दूरी समान हो तो उसकी चाल भिन्न भिन्न जो है V1 V2 हो या अन्य किसी नाम से x1 y1 दे दे वो, तो याद रखेंगे 2 × V1 V2 बटे V प्लस V2, ठीक है, यही आपकी औसत चाल होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में जो दिया है वो ऑप्शन सी में दिया है, तो यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। पहले तो धारा के डायरेक्शन में ही जाता है वो, फिर उसके जस्ट विपरीत जाता है, ठीक है, तो दोनों बारी उसको 5 घंटे का समय लगता है। तो धारा की गति है, धारा की गति पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन जो है ट्रिक से ही मैं सॉल्व करूँगा सभी को, क्योंकि समय की बचत करनी हमें, जितना आप समय बचा लेंगे उतने ही आने वाले और जो प्रश्न हैं उन पर आप समय दे पाएंगे। तो यहाँ से हम इसके लिए ट्रिक देंगे। तो ट्रिक क्या है कि धारा की गति ज्ञात करनी है, तो आप देख लीजिए 1/2 28/5 माइनस के 16/5, यानी पहले जो धारा की दिशा में उसने दूरी तय की थी वो है, और धारा की विपरीत दिशा में तैरी थी वो है, और जितना समय लगा उसे डिवाइड कर देंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रिक बना लीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद समय जो आएगा वो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी गति आएगी धारा की, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ से 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का जो पैरामीटर यानी कि परिमाप जो समान है। तो यदि वर्ग का विकर्ण इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो प्रश्न को समझ लिया, कॉपी पेन पेपर से आप लगाएंगे, वीडियो को बीच में पॉज करके। चलिए जब तक हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए वर्ग का विकर्ण याद रखेंगे, ठीक है, कि √2 इंटू भुजा होती है, तो यहाँ से आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी, वर्ग का विकर्ण बटे √2, और वर्ग का विकर्ण दिया है प्रश्न में कि 12√2 बटे √2 हो जाएगा, यानी कि आपको भुजा मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप बराबर है त्रिभुज के परिमाप के, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप पैरामीटर कितना होता है 4 है, और तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज का जो पैरामीटर है 12 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज की भुजा 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 16 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, फॉर्मूला याद है ना, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 16 तो यहाँ से जो प्राप्त होगा आपको 64√3। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ये जो दिया है आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो यहाँ से आंसर भी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसकी परिधि या पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। कोई वृत्त की त्रिज्या है वो 3 गुनी हो रही है, तो याद रखेंगे, बस ट्रिक ये समझ लीजिए। ट्रिक क्या है कि ट्रिक यही है कि त्रिज्या जितनी गुनी हो रही है उसकी परिधि भी उतनी ही गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि त्रिज्या हो रही है 3 गुनी तो परिधि भी 3 गुनी ही होगी। आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रमेय होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है, उससे एजिटेड बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें उसकी। अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12, 4 और 3 मीटर हैं, उस अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करो जो उसमें रखा जा सकता है। कोई घनाभ है, उसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। अब लंबा बांस उसमें कैसे रखा जा सकता है, सिर्फ विकर्ण के रूप में ही रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो बांस की अधिकतम लंबाई के लिए
उसे घनाभ के विकर्ण के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ से घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। इनकी वैल्यू आपको दी गई है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के पश्चात सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पश्चात हमें मिला 13 मीटर। तो यहाँ से अब देख लीजिए कि आंसर 13 मीटर किस में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस बांस की जो लंबाई होगी अधिकतम की वो 13 मीटर हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दिए गए त्रिभुज एबीसी में कोण ए 40 डिग्री है, बी पी और सी पी क्रमशः कोण बी एवं कोण सी के समविभाजक हैं। ठीक है, यानी ये जो हैं वो आपस में आधे आधे कोण को समान रूप से विभाजित करते हैं। तो कोण बी पी सी है, प्रश्न समझ लिया। एंगल ए यानी कि कोण बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ से ज्ञात करना है बी पी सी। तो देखिए यदि कोण ए ये दिया हो और ये ज्ञात करना हो तो एक थ्योरम होती है। ठीक है, या उसे आप ट्रिक समझ लीजिए। चलिए, तो वो क्या होती है मैं देता हूँ आपको। तो ट्रिक ये है कि कोण बी पी सी बराबर होगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। ये याद रख लीजिए, फॉर्मूला समझिए या थ्योरम समझिए इसको। ठीक है, तो 90 प्लस उसकी वैल्यू कितनी है 40/2 हो जाएगी, यानी कि 20 प्राप्त होगी। तो 90 प्लस 20 यानी कि 110, यानी कि वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई 110 डिग्री। तो यहाँ से आप देख लीजिए 110 डिग्री यानी कि बी पी सी की जो वैल्यू आएगी वो 110 डिग्री आएगी। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टुडे की श्रृंखला के सबसे अहम और सेलेक्टेड आने वाली शिफ्टों में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं प्रश्नों का कलेक्शन जो है पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है और रेलवे ग्रुप डी और आदि अन्य जो एग्जाम है उन सभी की तैयारी आपकी बेहतर बनी रहे। तो धन्यवाद।